Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next video of स्कूल लीडरशिप। स्कूल लीडरशिप की हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रभावित करने वाली शैक्षिक नीतियों को समझना और व्याख्या करना, यानी कि जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं हमारी शिक्षा के लिए उसको प्रभावित किस तरीके से ये नीतियां करती हैं, यानी कि हमारी शिक्षा को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, किस तरीके का प्रभाव डालती हैं, उसको हम समझेंगे और उसकी व्याख्या हमें किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सारी नीतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स तक, सभी क्लासमेट्स तक पहुंच जाए। शिक्षा नीति, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, शिक्षा नीति। तो शिक्षा नीति में बेसिकली क्या है, शिक्षा नीति का तात्पर्य उन कानूनों और नियमों के संग्रह से है, यानी कि शिक्षा नीति जो है हमारी, इसका जो मेन तात्पर्य है वो किससे है, उन कानूनों से। ऐसे कानून बनाए जाते हैं या फिर उन नियमों से है, या तो कानून या तो नियम, ये दो वर्ड्स आप याद रखेंगे, उनके संग्रह से है जो शिक्षा प्रणालियों के संचालन को नियंत्रित करती है। मतलब जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, उसके संचालन को किस तरीके से हमारी शिक्षा को चलाया जा रहा है, किस तरीके से उसकी सारी नीतियों को अपनाया जा रहा है, तो इसके संचालन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। और उसके बाद क्या करती है, शिक्षा कई उद्देश्यों के लिए कई रूपों में होती है। मतलब कई उद्देश्य होते हैं शिक्षा के लिए, कई रूपों में होती है शिक्षा, जैसा कि अलग अलग किस स्टेज पे किस तरीके से हमें किस बच्चे को, किस एज के स्टूडेंट को किस तरीके से क्या शिक्षा देनी है, सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा 12वीं कक्षा के माध्यम से, किंडर गार्डन, तो इस तरीके जो भी केजी वगैरह की क्लासेस होती हैं स्टार्टिंग में, बाल्यावस्था के टाइम पे कौन सी क्लास में होते हैं बच्चे, तो मतलब स्टेप वाइज वो बढ़ते चले जाते हैं। किंडर गार्डन से लेके जितने भी स्टैंडर्ड उनके बढ़ते चले जाते हैं, उसके हिसाब से हमारे सारे प्रावधान, सारी नीतियां बनाई जाती हैं। 2 और 4 साल की जो भी कॉलेज की हमारी स्टडी होती है, कॉलेज की स्टडी या विश्वविद्यालयों की स्टडी, स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा यानी कि आपकी जो वोकेशनल स्टडीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। शिक्षा नीति विश्लेषण शिक्षा नीति का विद्वता पूर्ण अध्ययन है। मतलब एक तरीके से किस तरीके का अध्ययन है ये, आपको सारी चीज़ें एक जगह पर ही समग्र रूप से मिल जाती हैं। यह शिक्षा के उद्देश्य के बारे में सवालों के जवाब देना चाहता है कि इसे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके और उनकी सफलता, मतलब जितने भी इसके तरीके हैं शिक्षा की, जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है कि जितने भी शिक्षा प्राप्त करने के तरीके होते हैं या उनकी सफलता या विफलता को मापने के लिए उपकरण के रूप में किसको बनाया जाता है, शिक्षा की नीतियों को। नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वेक्षण के अधिकार, यानी कि सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है, शिक्षा नीतियों के प्रकार जो भी होते हैं, सारी नीतियों के प्रकारों के बारे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सारी नीतियों के प्रकार हमारे पास इसके अंदर क्या होते हैं, जैसा कि पहला है इसके अंदर सर्वेक्षण के अधिकार, विकास संबंधी अधिकार, संरक्षण अधिकार और विभाजन अधिकार। तो इसके अंदर ये सारे क्या हैं, उपयुक्त नीतियों में अधिकारों को लागू किया गया। मतलब जितनी भी नीतियां बनाई गई उसमें इन अधिकारों को लागू किया गया। जैसा कि पहला अधिकार हमारा क्या है, सर्वेक्षण के अधिकार, यानी कि सर्वेक्षण का अधिकार हमारे सारे नियमों में, जितनी भी नीतियां बनती हैं सारी नीतियों में लागू किया जाता है। विकास संबंधी की कितना ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, संरक्षण का अधिकार कि संरक्षित किस तरीके से करना है, और विभाजन का अधिकार, तो ये सारे अधिकार इसके अंदर दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो क्या है, बेसिकली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1968 में, कब, वर्ष 1968 में क्या किया था, उस समय पर इन्होंने शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। मतलब पहली राष्ट्रीय नीति, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसी कोई भी हमारी नीति बनाई गई। किस लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब शिक्षा को और ज़्यादा, उसको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, और ज़्यादा उसको प्रोग्रेस में लाने के लिए, ताकि बच्चे और अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें, उनके लिए नई नई नीतियाँ निकाली गई। तो सबसे पहले किसने किया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में ये हुआ था। 1968 में, 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसने
राष्ट्रीय एकीकरण मतलब एकता एक तरीके से हो सके हर चीज़ में, और एकीकरण मतलब अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को प्रोग्रेसिव तरीके से चलाया जाए। राष्ट्रीय एकीकरण और अधिक से अधिक सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल तरीके से सांस्कृतिक और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथी पुनर्गठन और शैक्षिक अवसरों की बराबरी करने का आह्वान किया। मतलब जितनी भी चीज़ें इसके अंदर बनती हैं, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने जितने भी शैक्षिक अवसरों को बराबरी से एक तरीके से इसका आह्वान किया कि सारी चीज़ें बराबरी से की जाएंगी। और भारत के संविधान द्वारा निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको कंपलसरी एजुकेशन, कैसी एजुकेशन उनको दी जाएगी? उनको दी जाएगी कंपलसरी एजुकेशन की हर चीज़ में उनको बराबरी का अधिकार मिल सके। तो उसमें क्या मिलेगी इनको? कंपलसरी एजुकेशन। आगे हमारा इसी टॉपिक के अंदर क्या है, यह घोषणा करते हुए, मतलब ये जो घोषणा थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कि पहली बार कोई नीति बनाई जा रही है, तो ये घोषणा करते हुए कि जनवरी 1985 यानी कि 1985 में क्या हुआ? 1985 में एक नई नीति विकसित हुई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने, मतलब प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया? मई 1986 में शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति पेश की। मतलब ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। 1986 हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या क्या प्रावधान के लिए क्या क्या नीतियाँ बनाई गई, सारी चीज़ों के बारे में आपने डिटेल स्टडी की होगी, जैसा कि आपके सिलेबस में गिवन है। विशेष रूप से क्या किया इस पे? महिलाओं को शिक्षा की, मतलब जो भी भारतीय महिलाएं हैं उनको शिक्षा दी जाए। अनुसूचित जो जातियां हैं, एसटी कास्ट है, उसको भी अच्छी तरीके से शिक्षा दी जाए, उनको सारे मौके दिए जाएं शिक्षा के। और अनुसूचित जाति के समुदाय जो हैं, जितने भी इनकी कम्युनिटीज़ हैं, इन सबको बराबरी का अधिकार मिल सके और इनके पास भी राइट टू एजुकेशन है। उसके बाद इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारंपरिक शिक्षा नीतियाँ। मतलब जो पहले ट्रेडिशनल लेवल पे जितनी भी पारंपरिक शिक्षा नीतियाँ बनी थी, वो बेसिकली क्या है, ये हम देखेंगे। प्राचीन काल में क्या हुआ? जो एंशियंट हिस्ट्री है हमारी, प्राचीन काल में अगर हम शिक्षा को देखें तो वो किस तरीके की थी? भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। मतलब गुरुकुल प्रणाली की गुरु पढ़ाते थे उस समय पर, जिसमें कोई भी क्या करता था, जिसमें जो कोई भी अध्ययन करना चाहता था, मतलब जो कोई भी इसमें पढ़ना चाहता था, वह शिक्षक के घर जाता था। कहाँ जाता था? वह शिक्षक के घर जाता था और पढ़ने का अनुरोध करता था। उससे क्या करता था? गुरु से पढ़ने का अनुरोध करता था कि उसे शिक्षा हासिल करनी है। यदि गुरु द्वारा एक छात्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, मतलब अगर गुरु आपको एज अ स्टूडेंट स्वीकार कर लेते हैं, तो वह गुरु के स्थान पर रहेगा। मतलब जो स्टूडेंट है वो गुरु के स्थान पर रहेगा, मतलब उनके घर पर ही रहेगा और घर की सभी गतिविधियों में, मतलब जितने भी घर के कार्य होते हैं, सारी गतिविधियों में उनकी मदद करेगा गुरु जी की। गुरु सब कुछ सिखाते थे, मतलब उस समय पर गुरु जो थे वो सब कुछ सिखाते थे, संस्कृत से पवित्र शास्त्रों तक, और गणित जो हमारी है मैथमेटिक्स है, गणित है, उससे लेकर तत्व मीमांसा तक। मतलब सारी जो भी उस समय की हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर जितनी भी पारंपरिक शिक्षा नीतियों में जो भी सब्जेक्ट्स थे, उस तरीके से सारे विषयों को वो पढ़ाते थे। नेक्स्ट है हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, वो बेसिकली क्या है? हमारी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो हमारी बनी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जो इंदिरा गांधी की सरकार में बनी, 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। मतलब 1992 में क्या किया गया था? उसको और ज़्यादा संशोधित किया गया, उसमें और नई चीज़ें जोड़ी गई। तो जब इसका संशोधन हुआ, तब से कई बदलाव उसके अंदर, बहुत सारे बदलाव उसके अंदर, चेंजेस आए, जो नीति में संशोधित के लिए कहते हैं। मतलब जैसे कि संशोधन जब उस समय हुआ था, तब उसके अंदर कई नए बदलाव आए थे। भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की आवश्यकता की बदलती गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाना चाहती थी। मतलब उस समय पर सरकार हमारी क्या करना चाहती थी कि जितने भी नवाचार और जितने भी अनुसंधान से संबंधित जो भी चीज़ें और ज़्यादा नई आती जा रही हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, जो भी चीज़ें नई नई आती जा रही हैं, शिक्षा में और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। वोकेशनल एजुकेशन को, या फिर जितनी भी नई आवश्यकताएँ हैं लोगों की, उन सारी चीज़ों को शिक्षा नीति के अंदर लाना चाहती थी। कौन लाना चाहती थी? हमारी सरकार। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर
जिसका लक्ष्य भारत के छात्रों को, मतलब जितनी भी चीज़ें जो हमारी शिक्षा नीति है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें और ज़्यादा प्रोग्रेसिव, उसके अंदर चेंजेस आए और ज़्यादा प्रोग्रेस हुई उसके अंदर, तो इसमें और ज़्यादा जो भी गतिशीलता है उसको पूरा करने के लिए सरकार ने उसके अंदर संशोधन किया, यानी कि और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ किया। जितनी भी पॉलिसीज़ थी उसमें और ज़्यादा उन्होंने पॉइंट सेट किए कि क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, जिसका लक्ष्य भारत को, अपने छात्रों को, जितने भी भारत के छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं या फिर उनके कौशलों, उनकी जितनी भी स्किल्स हैं, स्किल्स को भी इन्होंने क्या किया, और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए सोचा, ताकि इसके अंदर और ज़्यादा ये ज्ञान को परिपूर्ण कर सकें, कौशल का विकास कर सकें और एक ज्ञान महाशक्ति बनाना चाहते थे। और विज्ञान प्रौद्योगिकी, यानी कि जो हमारी साइंस है, हमारी टेक्नोलॉजी है, शिक्षाविद हैं और उद्योग जितने भी हमारे हैं, इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन है, उन सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया, और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश की और इनकी कमी को दूर करना चाहा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, भारत की शिक्षा प्रणाली में उभरते बदलाव की किस किस तरीके के बदलाव आए। तो इसके अंदर हम कुछ 10 पॉइंट्स देखेंगे कि किस किस तरीके के बदलाव आए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा गुणवत्ता शिक्षक। जो हमारे गुणवत्ता शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षक शिक्षा का पुनरुत्थान, और मतलब जैसे कि कोई भी टीचर है जो भी उनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना। सेकंड पॉइंट है हमारा नया ज्ञान शिक्षा व दृष्टिकोण, मतलब नया ज्ञान विकसित करना शिक्षा के रूप में या फिर उनका दृष्टिकोण बदलना। उसके बाद थर्ड है समावेशी शिक्षा सक्षम करना, यानी कि हर तरीके के बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो या फिर किसी भी तरीके से एसटी कम्युनिटी का हो, हर तरीके से बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सेम क्लास में पढ़ाना। भाषा का प्रचार। भाषा का प्रचार क्या है कि और ज़्यादा हमारी जो लिंग्विस्टिक अप्रोच है वो और ज़्यादा उसका प्रचार हो सके। नया ज्ञान, मतलब बच्चों के अंदर नया ज्ञान विकसित करना। खुली व दूरस्थ शिक्षा, यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। जैसा कि आप कोई भी फॉर्म भर के घर पे रहकर पढ़ते हैं या फिर कोई भी डिस्टेंस लर्निंग, आप ओपनली कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं खुली व दूरस्थ शिक्षा। सेवेंथ है व्यापक शिक्षा, यानी कि वाइडर लेवल पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। एट्थ है हमारा इसके अंदर प्रौद्योगिकी शिक्षा, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, एक तरीके से जो भी आपके लिए किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी भी तरीके से यूज़ में आ रही है। उसके बाद ग्रामीण साक्षरता में तेज़ी लाना, मतलब ग्रामीण गांव के लोग जितने ज़्यादा साक्षर होंगे उतने ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो उसमें भी तेज़ी लाना। और 10th है हमारा श्रेष्ठ शिक्षकों का विकास, यानी कि जितने भी अच्छे शिक्षक हैं, जितने भी ट्रेंड शिक्षक हैं, उनको और ज़्यादा विकसित करना, उनका और ज़्यादा विकास करना। नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय पर शैक्षिक नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जो विद्यालय हैं उन पर शैक्षिक नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट हम देखेंगे शैक्षिक नीतियों का आज की सदी के विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है। नई शिक्षा नीतियाँ भारत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और प्रत्येक स्कूल में सीमाओं को हटाने के लिए बनाई गई हैं, मतलब जितनी भी सीमाएं हैं, जितनी भी एक तरीके से बाउंडेशंस हैं, उनको हटाने के लिए बनाई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा इस नीति के प्रभाव से, ये जो नीति हमारी आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका जो संशोधन हुआ है, इस नीति के प्रभाव से क्या हुआ है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला है, मतलब राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक तरीके से हर बच्चे का एक तरीके से हक है और ये उसको मिलना चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट है शैक्षिक नीतियों ने, जितनी भी शैक्षिक नीतियाँ, जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी हैं, नीतियों ने सरकारी सहायता और सार्वजनिक स्कूल, मतलब जितने भी स्कूल खुले हैं वो सरकारी सहायता से खुले हैं। सरकारी सहायता और सार्वजनिक स्कूल दोनों की स्थिति को बदल दिया है, मतलब उसकी जो पहले स्थिति थी वो अब और ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, मतलब और ज़्यादा उसमें शिक्षा की नीतियाँ आ चुकी हैं। तो डेवलपमेंट होता रहता है कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हर बच्चे का क्या है, अधिकार है, राइट है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर 8वीं कक्षा तक सभी छात्रों को उत्तीर्ण करना, मतलब जो जैसा कि इसमें कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा।
तो इसका प्रावधान हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, पॉलिसी जो हमारी बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर इसका प्रावधान आया और इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला। तो इसी तरीके से हमारी जो राष्ट्रीय नीति है उसके अंदर और ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से नए नए कोर्सेज जोड़े गए, नए नए इसके अंदर नीतियाँ बनाई गई, कंपलसरी किया गया एजुकेशन को 8th क्लास तक, 14 साल के बच्चों तक। और जैसा कि इसमें मिड डे मील की योजना या फिर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं। तो जैसे कि आप सारी नीतियों को पढ़ेंगे आगे तो आपको एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें जितनी भी हैं इसके अंदर, जितनी भी शिक्षा नीतियाँ आई हैं, जैसे कि इस समय पर भी हमारी 2020 में जो शिक्षा नीति है, इस तरीके से इसके अंदर जितनी भी नई नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं वो सारी आप हर शिक्षा नीति के अंदर एक नई चीज़ सीखेंगे और उनसे क्या क्या शिक्षा में प्रभाव पड़ा, क्या क्या नई नई चीज़ें विकसित हुई, किस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ रहा है और नए नए कोर्सेज ऐड हो रहे हैं, बच्चों को और ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर आगे भी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच।